हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर। प्यारे बच्चों, तो सुपर साइंस सेशन हम हिंदी में कर रहे हैं और फिजिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री की आज हमारी सेकंड क्लास है प्यारे बच्चों। क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा केमिकल साइंस में पदार्थ जो है मैटर किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लास सेकंड के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ेंगे। तो एटम जो है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो ऋषि कणाद जो है, उन्होंने ही बताया था कि कोई भी चीज जो है वो किससे बनी है, कण से मिलकर बनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है परमाणु शब्द नहीं यूज किया था इन्होंने, ऋषि कणाद ने कण के बारे में बताया था। और उसके बाद जो है यूनानी जो दार्शनिक थे, फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने सुझाव दिया था कि हम पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे, एक चरण ऐसा आएगा कि उसके बाद वो विभाजित नहीं होगा। और इसी को जो है उन्होंने कहा था कि जो अविभाजित जो कण है उसको कहा गया एटम। ठीक है, एटम का मतलब ही क्या होता है, अनडिविजिबल, अनडिविजिबल। ठीक है, तो ये शब्द का मतलब ही यही होता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर पहचान लिया। तो इस प्रकार से जो हमें पता है, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, लेवोशियर, उन्होंने जो है एक तो एटम के बारे में बताया, साथ में उन्होंने कुछ रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, फाउंडेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। तो वो नियम क्या है, इनको समझो आप। सबसे पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जो है पदार्थ या एलिमेंट या केमिकली जो है, जब केमिकली प्रोसेस होगा तो रिएक्शन से पहले जो उसका मास है और रिएक्शन के बाद जो मास है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि मास ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ना ही मास को बढ़ाया बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो वो रिएक्शन के प्रोसेस से जो है वो कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए मिथेन, CH4 किसका फार्मूला होता है, मिथेन। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है मिथेन, मिथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या CO2 प्लस H2। तो जब इनको हमने देखा तो ये केमिकल रिएक्शन से पहले जो इसका मास था वो कितना था, 80 ग्राम, और बाद में भी कितना है, 80 ग्राम ही है। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, C+O2 क्या बनेगा, CO2। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 44 ग्राम जो है, मान लो इसका AMU, इसका क्या है, मास है। अब इसका देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट से, कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2। तो ये आप देखिए किस प्रकार से होगा, 2 और जो है 32, तो वही सेम जो है 44। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो है वो सेम रहता है, रिएक्टेंट रिएक्शन से पहले और प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद सेम। ओके, सेकंड रूल जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्राउस्त जो है, इन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई थी। किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद रहेगा प्यारे बच्चों। कोई भी आप जो है आप कंपाउंड यौगिक बना लीजिए, मॉलिक्यूल बना लीजिए, तो उसके अंदर मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो फिक्स रहेगा, आप कितनी ही क्वांटिटी ले लीजिए। इसी प्रकार अमोनिया गैस है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, इसी तरह वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हमेशा इनका जो प्रोपोर्शनल है, इनके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना था 32, 12 दूनी 16 दूनी 32। तो इनका जब अनुपात की हम बात करें तो ये क्या होगा, 3:8।
ये फिक्स रहेगा अनुपात कार्बन का और ऑक्सीजन का, द्रव्यमान का अनुपात फिक्स, कितनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हो। वाटर है चाहे 5 लीटर है चाहे 2 लीटर है, कितना ही है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 अनुपात 1। इसी तरह नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 1, और 14 अनुपात 3 रहेगा हमेशा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। पानी जैसे यौगिक, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, ये रहेगा। ठीक है ना। तो वाटर के अंदर क्या रहेगा, ये। तो ये जो है कुछ और ही है, मैं इसको आपको और बेटर तरीके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो इसको किया तो ये बन गया, ये पता नहीं जो है इन्होंने गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सोल्व भी किया हुआ है। ठीक है। तो एक लॉ ऑफ द्रव्यमान का संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दो जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फिर जो है एटम के जो है अलग अलग मॉडल्स आए प्यारे बच्चों, परमाणु के। तो सबसे पहले दिया था डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रतिपादित किया था इसे। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट। इस तरह से तो आंसर क्या आएगा आपका, एटम। समझ गए ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपके जब हम अपना सिलेबस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। परमाणु जो है वो अविभाज्य है, बिल्कुल सही है, जिसे केमिकल रिएक्शन से में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे छोटा जो है सूक्ष्म आप कह सकते हैं कण है, और ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा कण है, और ये जो है इसको अनडिविजिबल, इसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। और केमिकल अभिक्रिया में इसको बनाया या घटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर जो उसके जो परमाणु होते हैं, उनका द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न तत्वों में परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग तरह के एटम्स पाए जाते हैं। लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने जो है लिमिटेशन में सबसे पहले तो क्या बताया इन्होंने, परमाणु को अब सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं माना जाता, क्योंकि एटम के भी फर्दर जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके हैं, और उसके भी फर्दर जो हैं और माइक्रो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये चीज है, प्लस उन्होंने एटम के पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बताया था डाल्टन ने। ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इन प्रॉपर्टीज को हम आगे पढ़ेंगे कि भाई एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान के भी होते हैं, ऐसा भी होता है आइसोटोप्स में, जैसे आप सुनते हैं। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के समान द्रव्यमान भी होते हैं, जिन्हें हम आइसोबार में, मैं ये आगे पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों आपको। ठीक है। पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं लेकिन उनके अलग अलग गुण भी होते हैं, जैसे कार्बन का ही एक रूप है कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। तो ये अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब एटम कितना बड़ा होता है, एटम बहुत छोटा होता है, और आप ये कह सकते हैं कि 1 Å के बराबर होता है। ये आपको यूनिट ध्यान रखनी है, 1 Å जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बर्जीलियस ने जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताया था। ठीक है। शुरुआत में तत्वों का नाम जिस स्थान पर वो पाए गए, वहीं से जो है उनका नाम जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, ये यहीं तक है। मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह क्या कहलाता है, मोलिक्यूल कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग अलग, मीथेन, CH4 मॉलिक्यूल। तो परमाणु और अणु पदार्थ के मौलिक निर्माण के इंपॉर्टेंट खंड हैं प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम है उसके पार्टिकल्स की।
तो ये आ जाते हैं सबसे पहले 1886 में गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटॉन नामक धनात्मक आवेश वाले कण के अस्तित्व की खोज की थी। तो प्यारे बच्चों, गोल्डस्टीन ने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिला था। उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहा गया इन फ्यूचर आगे जाकर। लेकिन उस पार्टिकल को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? गोल्डस्टीन थे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको नाम जो जो है दिया वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसी तरह जे जे थॉमसन, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी प्यारे बच्चों, जब इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके दौरान। ठीक है, अब जे जे थॉमसन ने किस प्रकार से जो है एटम का स्ट्रक्चर बताया था? तो थॉमसन ने बताया परमाणु जो है वो प्लम पुडिंग, एक प्रकार की जो है ये एक ब्रिटिश, आप एक स्वीट कह सकते हैं, वो होता था, केक होता था, उस जैसा दिखाई देता है। ऐसा उनकी फिलोसफी थी प्यारे बच्चों, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि भाई एक प्लम पुडिंग की तरह होता है, जो बाहर से तो जो है परमाणु जो है पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर जो है उसके नेगेटिव चार्ज अलग अलग दूर दूर जो है वो पाया जाता है। ऐसी इनकी अवधारणा थी, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है परिमाण में समान होते हैं, और एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है ना, तो ये इनकी जो है अवधारणा थी। सबसे प्रथम परमाणु मॉडल 1904 में जे जे थॉमसन ने दिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, सर्वप्रथम जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, न्यूक्लियस की। ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये चीज जो है रदरफोर्ड ने बताई थी। ये क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो उच्च गति वाले अल्फा कण जो सीधे सोने की पन्नी के माध्यम में से निकल गए, डायरेक्ट निकल गए, इस तरह था ना कुछ, इस तरह से ये परमाणु है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो सीधे निकल गए थे, ऐसे सीधे निकल गए, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, कुछ कण छोटे कणों द्वारा विचलित हो गए, जो मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे टकरा कर ऐसे हो गया। मान लो क्या है, ये यहां से टकरा के ऐसे चला गया, यहां से टकरा के थोड़ा, तो ये डेविएट हुए। ठीक है, तो जो सीधे निकले उससे क्या रिजल्ट निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। और जो टकराकर डेविएट हुए तो पता चला परमाणु में धनात्मक आवेश अधिक विस्तृत नहीं है, और अधिकतर 12,000 कणों में से एक ही ऐसा था जो टकराकर वापिस ऐसे वापस चला गया। इससे पता चला कि धनात्मक आवेश परमाणु के एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, और उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। और ये ऊपर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, तो ये परमाणु मॉडल आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से। ठीक है, तो मैक्सिमम तो जो है सीधे ऐसे निकल गए थे, करा के कुछ डेविएट हुए तो पॉजिटिव। तो इनका मॉडल क्या बताता है? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यहां तक तो था हमारा रदरफोर्ड के ने जो हमें बताया। उसके बाद फिर आते हैं नील बोर की एंट्री होती है। इन्होंने बताया कि जो जैसे हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसकी तरह है एटम। जैसे सन के चारों तरफ अलग अलग जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, इस तरह से इन्होंने बताया कि जो एटम है उसका जो नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर अलग अलग जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, जिन्हें इन्होंने शेल, कक्षा कहा। और हर एक की अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, तो उस एनर्जी के लिए, कक्ष के लिए KLMN जो है इन्होंने बताया कि यहाँ n की वैल्यू 1 है एनर्जी की, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है।
तो अलग अलग जो है इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक है, और कहाँ कितनी एनर्जी रहेगी उसके लिए फार्मूला यूज किया जाता था 2n²। ठीक है ना, तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि जो है, जो फर्स्ट जो है के शेल, जो है के शेल के अंदर जो है एन की वैल्यू 1 है, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। जब यहाँ 2 की वैल्यू दूसरे कक्ष में 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। इसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं सेकंड कक्षा में। थर्ड के अंदर, इसके अंदर सिर्फ 18 आ सकते हैं। 4 के अंदर 32 आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने बताया था। नील बोर मॉडल ने प्लेनेटरी मॉडल जो है इन्होंने दिया था। अब के बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पेन, ठीक है, जी टी सी, जीटीसी कंपनी का पेन। ठीक है ना, पी से प्रोटॉन की किसने की है, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो ये आपको ध्यान रखने, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने 3 जो है निष्कर्ष क्या दिए, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन के साथ संयोजित होते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो इन्होंने बताया। सेकेंडली इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, शून्य होता है, और इसलिए जो ये क्या है, उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, या इससे बिल्कुल माइनर थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, एटॉमिक सब पार्टिकल्स, इनको आप ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, पी के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ई माइनस, न्यूट्रॉन एन के ऊपर 0, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रिलेटिव मास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी पोजीशन एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन और जो है कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर और चक्कर लगाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस कण का भार होता है, सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है कहां से डेवलप हुआ, तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं प्यारे बच्चों, मान लो क्या है, कार्बन है, तो उसको हम उसका सिंबल सी से यूज करते हैं। नीचे जो है हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूज करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड के बराबर। ठीक है, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक परमाणु की एक अद्वितीय परमाणु संख्या होती है, इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास जो है वो जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहां बताया आपको, और यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको जब सम करेंगे तो उसके बराबर होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जेड जो है एटॉमिक नंबर है, ए क्या है, एटॉमिक मास है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि आप इसको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सोडियम का सिंबल है Na। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, क्या है, 11 है। अगर हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। अगर हम मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, ए माइनस जेड अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से जो है हम 23 में से 11 घटाकर न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मोलर मास की बात करें तो मोलर परमाणु का द्रव्यमान जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे भी एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। इसको एवोगैड्रो द्वारा ही डेवलप किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इसको। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर नीचे है, एटॉमिक मास ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मास कितना है, 12 ग्राम। तो सी का ये मोलर द्रव्यमान है ये। ठीक है, ये अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसें, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है और वो स्टेबल है। इसको आप ध्यान रखेंगे एक ट्रिक से। हे नीरज आओ करें एक्स रे। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, ये क्या है, हमारी अक्रिय गैस है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से जो है बताइए अक्रिय गैस कौन सी है। ठीक है ना, तो इसको आपको नाम ट्रिक से याद रखना है, हे नीरज आओ करें एक्सरे। अब आ जाते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक, जिनका स्थान जो है वो सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, तो समस्थानिकों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहेगी, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आइसोटोप्स हैं वो अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का आप देखिए, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर चेंज होता रहता है, अलग अलग होता है, तो वो आइसोटोप्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के ही आप कह सकते हो आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रोटियम, डियोट्रियम और ट्रीटियम। ठीक है, तो प्रोटियम, डियोट्रियम, ट्रीटियम, तो ये हाइड्रोजन के ही जो है आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आइसोटोप होते हैं पोलोनियम के होते हैं, ये ध्यान रखोगे आप, पोलोनियम के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, 33 हैं शायद, अब अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 33 आइसोटोप हैं एट प्रेजेंट। पोटाशियम के अगर देखो आप, एटॉमिक नंबर सेम है और ये अलग अलग है, तो इस तरह से पाए जाते हैं। कार्बन 12 भी पाया जाता है, कार्बन 14 भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक, जिनका स्थान सेम है। समभारिक, जिनका भार सेम है। आइसोबार, जिनका जो है भार सेम होता है। तो इनका जो है एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन द्रव्यमान, मास नंबर सेम होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन और आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं लेकिन आप अगर इनका मास देखेंगे वो क्या है, सेम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आइसोबार का एग्जांपल है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो कार्बन 14 और ये चीजें। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जिन एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, मास नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सिलिकन। ठीक है, सिलिकन के अंदर या मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं, कार्बन और नाइट्रोजन और एक हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो आप ये देखिए, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर हम मास नंबर में से
एटॉमिक नंबर घटाएंगे, 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8। 15 में से 7 गए, 8। 16 में से 8 गए, 8। 8। तो ऐसे प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो इन्हें कहा जाता है आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भोर बरी जो स्कीम है इसके बारे में। तो जो नील भोर है या जो चार्ल्स बरी जो है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के बारे में एक रूप प्रस्तुत किया गया था, जिसका मतलब क्या था? एक तो इन्होंने क्या है, किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 2n² ये मेथड दिया था, जिसको मैंने आपको यहाँ अभी लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है 2n², इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्ष के अंदर, अलग अलग शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और जिसके एलिमेंट के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। ठीक है, फिर चाहे उस कोश में इलेक्ट्रॉन धारण अक्षमता कितनी भी क्यों ना हो, यह अष्टक का जो नियम है जो लुईस ने दिया था उसको फॉलो करता है। इससे परमाणु को अत्यधिक स्थायित्व प्रदान होता है, इससे जो है वो उसका जो कक्ष है वो स्टेबल की तरफ बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है। सभी कोश क्रमानुसार भरे जाते हैं, अर्थात जब तक आंतरिक कोश पूर्ण रूप से नहीं भरा जाएगा, आगे के कोशों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आते हैं अब जो कोश और कक्षा, शेल और ऑर्बिट। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थिर एक वे वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसको कोश या कक्ष कहा जाता है प्यारे बच्चों। प्रत्येक कोश कोश का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर जो है वाला कोश नाभिक के सबसे समीप, और सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत वाला कोश नाभिक से सबसे दूर। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को अब समझिए। अब शुरू में जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है, डोल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और उसके बाद बोर, इन्होंने जो है एटम का एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट किया था। और 2 डायमेंशनली ही इन्होंने एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिंग्स बताई, जो कक्ष बताए, जो शेल बताए थे, उन शेल के अंदर 2 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन्स जो है रखे जाते थे। ठीक है, तो जिन्हें इन्होंने शेल यूज किया था। उसके बाद फिर जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, श्रोडिंगर हैं, डी ब्रोगली हैं और अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिर जो है इसका 3 डायमेंशनल रूप जो है प्रस्तुत किया। ऑर्बिट से वो ऑर्बिटल की तरफ ले गए, और 3 डायमेंशनली उन इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल हैं, उनके ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो उन्होंने डिस्क्राइब की थी। तो वो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये देखो कोश जो है K L M N, ये अलग अलग जो है कोश हैं, शेल हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से जो है इनका नाम रखा गया है। के की एनर्जी 1, फिर उसके बाद एल की 2, इसकी 3, इसकी 4, और 2n² फार्मूले से जो है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल किए जाते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो सिद्धांत जो है nth शेल 2n² से इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद अब जैसे मैं बता रहा हूँ 3 डायमेंशनल, अब आ जाते हैं सब शेल। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है। तो जो शेल है वो सब शेल्स में डिवाइड होता है, और उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों S P D F, इन अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो जो के शेल है, इसमें क्या है, एन की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसके जो सब शेल है वो क्या है? एस है। एस की जो शेप होती है, उस जो उपकोश की जो शेप है वो क्या है? सर्कुलर है, गोलाकार। उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। ठीक है, एल जो कक्ष है, एल जो शेल है, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो एन की वैल्यू 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। और इसमें एस और पी सब शेल पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो शेप होती है, इनका जो रूम है वो कैसा है? डबल डंबल, सॉरी डंबल शेप का होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जैसे डी की जो होती है वो डबल डंबल शेप होती है।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से होती है डबल डंबल। ठीक है, एफ पे आगे बढ़ेंगे तो इसकी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के जो है एक तरह से स्ट्रक्चर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। और इसी में जिसमें रखे जाते हैं उनको कहा जाता है ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल, कक्षक। तो ऑर्बिटल में प्यारे बच्चों, एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लो उपकोष जो एस है, एस के अंदर जो है, एस जो हमारा उपकोष है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। बॉक्स से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? दो। क्योंकि के शेल के अंदर दो है, दो इलेक्ट्रॉन है। पी के अंदर जो है तीन ऑर्बिटल होते हैं और हर एक के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। डी के अंदर पांच होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ के अंदर जो है सात होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब, ये कुछ आपके रूल्स हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस का जो अधिकतम बहुलता का जो नियम है उसको समझिए आप। इन्होंने 1925 में दिया था कि परमाणु के किसी भी उपकोष के किसी भी ऑर्बिटल कक्षक में तब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे जब तक सभी कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। मतलब कि क्या है बच्चों, मान लो क्या है, हमारे पास जो है पांच रोटियां हैं, तीन बच्चों में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो जो है ना, हम तीनों को एक एक रोटी देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हमें फिर देनी है रोटी। तो जो दो बच गई फिर हम वो दोबारा से देंगे, फिर एक बच्चे को फिर दूसरे बच्चे को, इस तरह से। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। जैसे सही तरीका आप ये देखिए कि ये हमने ऑर्बिटल बना लिए, डी का है ये, जिसके अंदर पांच ऑर्बिटल हैं। सबसे पहले तो रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने सभी में जो है एक एक जो है इलेक्ट्रॉन फिल करे। उसके बाद आठ आते हैं, तो सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, इस तरह से ये होता है राइट मेथड। ये बताया था जो है हुंस ने। गलत तरीका क्या है कि हमने इस तरह से बना लिया, खाली नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है ना? तो एस के अंदर जो है कितने होते हैं? सब शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर आप देखिए किस तरह से चार इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया गया है। ठीक है, और छह भरने हैं तो किस तरह से भरा गया। तो आप ये चीज देखिए। तो ये हुंस रूल जो है इसको आप ध्यान से जो है ये देख सकते हैं, इस प्रकार से फिल किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वांटम नंबर। इसको पढ़ेंगे हम। किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, उसकी जो है अवस्थिति, उसका चक्रण की दिशा, ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी हमें इसी के द्वारा पता चलती है। ठीक है, कि किसी भी एटम के अंदर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या स्पीड है, उसके पास कितनी ऊर्जा है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उस शेल, सब शेल और उसका ऑर्बिटल के बारे में, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके बारे में पता चलता है। तो एक कंप्लीट नॉलेज हमें क्वांटम नंबर से पता चलती है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है प्यारे बच्चों? सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो नाभिक है उससे कितनी दूरी पर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कोश का हमें पता चलता है और यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। एन से इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान बढ़ने के साथ कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। मतलब एन 5 है तो हमें ये पता चल गया कि भाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी पे है। पहले एन 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5। इस तरह से हमें उसकी दूरी का पता चल जाता है। मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है तो वो किस शेल के अंदर है? के शेल के अंदर है। मान लो एन की वैल्यू 2 है तो वो एल शेल के अंदर है। एन की वैल्यू 3 है तो वो एम के अंदर है। 4 है तो वो एन के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज आ जाती है आपकी। नेक्स्ट अब आप देखिए, एजीम्यूथल और एंगुलर मोमेंटम
क्वांटम नंबर, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बेसिकली प्यारे बच्चों हमें जो है ये ऑर्बिटल की शेप बताएगा। मैंने अभी आपको बताए थे ऑर्बिटल की शेप, दोबारा देखिए आप ये चीजें, ये शेप बताएगा आपको जो है ना ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है कक्षक की शेप के बारे में हमें बताता है। तो ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग या उपकोष की को बताता है, प्लस जो है ऑर्बिटल की जो क्या शेप है उसको परिभाषित करता है। यदि एल जो है वो 0 है तो वो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, और 3 है तो एफ, और इन सभी की अलग अलग शेप होती है। मान लो एल 1 है तो इसकी जो है डंबल शेप है। उदाहरण देखिए आप, एन की वैल्यू 1 है तो एल क्या है 0, ठीक है। तो उसमें क्या है एस, एस की शेप क्या है सर्कुलर। एन की वैल्यू 3 है तो एल क्या बनेगा 0 1 2, मतलब एस पी और डी, एस पी और डी, ठीक है। गोलाकार डंबल और डबल डंबल, ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल और उनका जो ओरिएंटेशन है उनके बारे में। तो इसका मान एल के मान पर निर्भर करता है, जो हमारे पास एल जो है ना इसके मान के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसका मान एल किसी एक मान के लिए माइनस एल से शून्य सहित प्लस एल के सभी पूर्णांक होते हैं, आप इसको इस तरह से समझिए प्यारे बच्चों, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो एल की वैल्यू 0 है तो एम भी क्या है 0 है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1, इस तरह से एम को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एल की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 1 और 2, इस तरह से जो है ये तैयार होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमें इलेक्ट्रॉन की, आप ये कह सकते हैं उसकी मूवमेंट के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अगर वो जो है मूवमेंट करेगा उसको +1/2 या -1/2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिंपली ये कहता है कि प्यारे बच्चों, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की ये चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। मान लो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये एन भी सेम है, एल भी सेम है, एम भी सेम है, तो ये देखिए आप इनकी डायरेक्शन इनकी घूमने की अलग अलग है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो चारों चीजें जो हैं वो सेम नहीं हो सकती, एक डिफरेंट होगी, इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पाउली प्रिंसिपल को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑफ बाउ सिद्धांत जो है, ये प्यारे बच्चों किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को फील करने का ऑर्डर जो है ये बताता है। ऑर्बिटल में उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षकों में, उनको भरने के बाद फिर उच्च ऊर्जा वाले में भरा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे जो है ना 1s, ठीक है ना, ये अलग अलग तरह से आएंगे आपके, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f, इस तरह से। तो ये पहले ये आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ये आएगा, ये आएगा, फिर इस प्रकार से, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो 1s 2s, फिर 2p 3s, 2p फिर 3s, फिर 3p 3p 4s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p, फिर 3d 4p, इस तरह से जो है इनको फिल किया जाता है। ये इनका जो है इलेक्ट्रॉन्स को भरने का इन्होंने प्रिंसिपल दिया था। तो ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये हमने लो लेवल से लेकर हमारे जो बेसिक एग्जाम से लेकर एयरफोर्स यूपीएससी, ये अच्छे एग्जाम्स जो हैं आपके, इवन जो बीएससी एग्रीकल्चर जो है वहां तक के क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के अंदर किए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ इशू है, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड या इस जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।